तो राम राम भाई। इस वाली वीडियो में जो है हम पदार्थ विज्ञान का जो है कर्म चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 5 है इसे पढ़ेंगे। ठीक है, और उम्मीद करूंगा कि अच्छे से समझा पाऊँ और छोटी से छोटी वीडियो में इसको मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक, तो सबसे पहले यदि हम कर्म की बात करें, ठीक है, तो जो षड पदार्थ हैं, जो 6 पदार्थ बताए गए हैं वैशेषिक दर्शन या चरक संहिता में, वो क्या है? द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष समवाय। द्रव्य गुण कर्म यानी कि जो वैशेषिक दर्शन है उसने कर्म को तीसरा स्थान दिया है। तीसरा स्थान दिया है किसने? वैशेषिक दर्शन ने। और वहीं पे यदि हम आचार्य चरक की बात करें तो आचार्य चरक ने सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, मतलब कि 5वां स्थान कर्म को दिया है। कर्म क्या है? यत क्रियते तत्कर्म। यत क्रियते तत्कर्म मतलब कि जो किया जाए वह कर्म है। जो किया जाए वह कर्म है, जो भी आप कर रहे हो वो कर्म है। ठीक है, इसके यदि हम लक्षण की बात करें तो ये एक द्रव्यम है, अगुणम है और संयोग विभागेषु है। एक द्रव्यम, अगुणम, संयोग विभागेषु। ठीक है, अब इनका मतलब समझते हैं। एक द्रव्यम का मतलब है भाई ये कि प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है। अगुणम का मतलब है कि कर्म के अंदर कोई गुण नहीं होता। ठीक है, कर्म जो है गुण रहित है, कर्म के अंदर कोई गुण नहीं होता। द्रव्य के अंदर गुण और कर्म समवाय रूप से रहते हैं, अंदर आश्रित रहते हैं। गुण और कर्म समवाय रूप से अंदर आश्रित रहते हैं द्रव्य के अंदर। कौन? गुण और कर्म अंदर रहते हैं किसके? द्रव्य के गुण और कर्म। ठीक है, मतलब कि कर्म जो है खुद गुण रहित है, कर्म के अंदर कुछ नहीं होता। कर्म खुद आश्रित है रहने के लिए किसके अंदर? द्रव्य के। कर्म के अंदर कुछ नहीं है, मतलब कि कर्म जो है अगुणम है, मतलब कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। संयोग विभागेषु, संयोग विभागेषु की यदि हम बात करें तो ये जो है स्थानांतरण का कारण होता है, यानी कि एक स्थान से वस्तु का दूसरे स्थान पर जाना। जब यह एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो जिस स्थान से यह चलता है वहां से इसका विभाग होता है, व जिस स्थान को यह पहुंचता है वहां पर इसका संयोग होता है। इसी कारण से इसे संयोग विभागेषु कहा गया है, मतलब कि संयोग और विभाग जिसमें होता है। ठीक है, जहां से चला वहां से विभाग हो गया, यहां से तभी तो चलेगा जब यहां से हटेगा, और यहां पे पहुंचा और मान लो ये यहां पे पहुंचा तो यहां पे तभी तो पहुंचेगा जब इससे संयोग होगा। यहां से विभाग, यहां पे संयोग। ठीक है, तो ये हो गया संयोग विभागेषु। इसके बाद क्या है? जो कर्म है वो नित्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। नित्य द्रव्य कह लो या कारण द्रव्य कह लो, ये जो है मुख्य रूप से 9 होते हैं, पंच महाभूत, मन, दिशा, काल, आत्मा। ठीक है, इनमें जो है कर्म नहीं पाया जाता, ये इसके अंदर कोई भी कर्म नहीं होता है। ठीक है, यह जो है द्रव्य के अंदर आश्रित रहता है, ना कि गुण के अंदर। गुण के अंदर कोई कर्म नहीं है, गुण के अंदर कोई कर्म नहीं है। ठीक, ये जो है द्रव्य के अंदर है, कर्म जो है द्रव्य के अंदर होता है। यह कार्य करने के लिए अन्य वस्तुओं की अपेक्षा रखता है। अब कर्म जो है वो खुद तो द्रव्य के अंदर रह रहा है, तो कार्य भी तो द्रव्य के तहत करेगा, द्रव्य की मदद से करेगा। जो चीज खुद मेरे अंदर रह रही है, जो चीज खुद मेरे अंदर रह रही, आत्मा मेरे शरीर के अंदर है, तो कार्य भी तो आत्मा मेरे शरीर के द्वारा करेगी। जब कर्म द्रव्य के अंदर है तो जो कर्म है वो कार्य भी तो द्रव्य के द्वारा करेगा। तो ये कुछ भी करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता है, मतलब कि द्रव्य की अपेक्षा रखता है जिसमें ये है। ठीक है, उसके बाद आगे बात को लेके चलते हैं चरक। अब जो चरक है, चरक ये कहते हैं कि भाई ये जो है संयोग और विभाग का कारण है। कर्म जो है संयोग और विभाग का कारण है। कैसे? मैंने तुम्हें समझा दिया। द्रव्य जो है द्रव्य के अंदर आश्रित रहता है, द्रव्य के अंदर जो है कर्म आश्रित रहता है। ठीक है, कार्य की जो क्रिया है, कार्य की जो क्रिया है उसी को कर्म कहते हैं आचार्य चरक के अनुसार। कार्य की जो क्रिया है, जो कार्य किया जा रहा है उसको करने के लिए जिस क्रिया को कर रहे हैं वो कर्म है। ठीक है, इसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रहती। अब आचार्य चरक के अनुसार ये किसी की अपेक्षा नहीं रखता। और वहीं पे यदि हम वैशेषिक की बात कर रहे थे, ऊपर थोड़ी बात कर रहे थे, तो वहां पे वो कह रहा था कि ये जो है कार्य को करने के लिए अन्य वस्तुओं की अपेक्षा रखता है।
अब बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार कर्म। कर्म क्या है? कर्म है प्रयत्न आदि द्वारा जो चेष्टा की जाती है, जो प्रयत्न किया जाता है, प्रयत्न के द्वारा जो चेष्टा की जाती है, जो कोशिश की जाती है, जो एक कोशिश होती है, ठीक है, जो प्रयत्न आदि द्वारा चेष्टा की जाती है, उसे जो है कर्म कहते हैं। जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, ठीक है, वो कर्म है। कार्य करने के लिए जो चेष्टा की जाती है, कार्य करने के लिए जो कोशिश की जाती है, जो चेष्टा की जाती है, वही कर्म है। ये 3 डेफिनेशन आयुर्वेद के अनुसार है। अब कर्म के भेद की यदि हम बात करें तो कर्म के जो है मुख्य रूप से तर्क संग्रह और न्याय दर्शन के अनुसार 5 भेद हैं। पहला है उत्क्षेपण, दूसरा है अपक्षेपण, तीसरा है आकुंचन, चौथा है प्रसारण, पांचवा है गमन। अब इनको याद रखने की एक ट्रिक बताऊंगा, अच्छी है, ठीक है। अब क्या है उत्क्षेपण की यदि हम बात करें, उत्क्षेपण मतलब कि होता है पूर्व दिशा से संयोग। इसमें संयोग कहां हो रहा है भाई? कर्म तो संयोग विभागेषु है, संयोग और विभाग ये तो होगा ही, ठीक है। तो पहला है उत्क्षेपण। उत्क्षेपण में क्या है? ऊर्ध्व दिशा से संयोग। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, उत्क्षेपण ऊ और ऊ, उत्क्षेपण ऊर्ध्व दिशा से संयोग, ठीक है। यानी कि गेंद को ऊपर फेंकना, गेंद का ऊपर जाना, फेंकना, रॉकेट का ऊपर जाना, ये उत्क्षेपण है। उसके बाद आ गया अपक्षेपण। अपक्षेपण मतलब कि अधो दिशा से संयोग। जब ऊपर जा रही थी उत्क्षेपण हो रहा था, अधो दिशा से संयोग मतलब कि अब जब नीचे आ रही है तो अपक्षेपण हो रहा है। ऐसे अपक्षेपण, ऐसे अधो दिशा, ऐसे अपक्षेपण, ऐसे अधो दिशा, मतलब कि अपक्षेपण में अधो दिशा से संयोग होगा, ठीक है। अब अधो दिशा से संयोग होगा तो तुम विभाग स्वयं अपने दिमाग से लगा लो। अधो दिशा से अगर संयोग हो रहा है तो विभाग कहां से हो रहा है? ऊर्ध्व दिशा से। ये चीज तुम अपने भाई थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं उसके बाद भी यदि तुम्हें लाइन बढ़ानी है, क्योंकि वहां पे पेजों का खेल है, पेज जितने भरोगे ऐसा हम सीनियरों से सुनते आए हैं और ऐसा ही हम आगे बढ़ा रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों, ठीक है। भेड़ चाल है। हालांकि मैंने तो पेज भरने पे ध्यान दिया नहीं एग्जाम में, मैंने कंटेंट लिखा है, बाकी देखते हैं जो होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है अपक्षेपण में कि अधो दिशा से जो है संयोग होगा। जब संयोग अधो दिशा से होगा तो मतलब कि विभाग जो है ऊर्ध्व दिशा से हो। उपक्षेपण में संयोग ऊर्ध्व दिशा से था तो विभाग हमारे हाथ से हुआ था ना गेंद का, अधो दिशा से विभाग हुआ था। अब आ गया आकुंचन। आकुंचन मतलब होता है सिकुड़ना, मतलब कि केंद्र से संयोग होना। कोई चीज ऐसे है, उसका केंद्र क्या है? ये बीच में ये जो जगह है ये केंद्र है, तो केंद्र से संयोग, केंद्र से संयोग, ठीक है। ये क्या हो गया? आकुंचन। कागज को जब तुम मोड़ देते हो, मरोड़ देते हो ना कागज को, गेंद बना लेते हो कागज की, वो हो गया आकुंचन। अब प्रसारण की यदि हम बात करें तो केंद्र से विभाग, केंद्र ये था ना, केंद्र से विभाग मतलब कि केंद्र से दूर हटना। ये तो संयोग किससे हो गया? दूर दिशाओं से। ये क्या हो गया? प्रसारण। ये क्या हो गया? आकुंचन, ठीक है। जितने भी आपके उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण है, इनके अलावा जो भी क्रिया होगी, जो भी गतिविधि होगी, अब तुम ऑब्लिक तरीके से गेंद को फेंको, तिरछी जा रही है जी, वे सारी जितनी भी गति हैं वे किस में आएंगी? गमन में। मतलब कि गमन हो रहा है, एक दिशा से विभाग और दूसरे से संयोग, ठीक है। पर उन चारों को छोड़ के जो भी गति होगी, जो भी क्रिया होगी, वो सब गमन के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। जैसे कि तुम घर से ट्यूशन को जा रहे हो तो घर से जो है विभाग, ट्यूशन से संयोग, ट्यूशन से घर आ रहे हो तो ट्यूशन से विभाग, घर से संयोग, ये सब जो है गमन में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, यदि हम वैशेषिक की बात करें, वैशेषिक ने भी 5 बताए हैं, ठीक है, कर्म के भेद। बस वैशेषिक के सेम है, बिल्कुल सेम है, ये ही लिखने हैं। बस वैशेषिक ने जो अपक्षेपण है, अपक्षेपण मतलब कि अधो दिशा से संयोग, उसको जो है अप को अव कहा है, अव, ए वे, अवक्षेपण, ठीक है। तो वैसे वैशेषिक और वैसे अवक्षेपण। अगर एमसीक्यू में आ गया तो तुम तुरंत समझ जाना, अवक्षेपण, अवक्षेपण लिखा है ना, अव वे आ गया, मतलब कि वैशेषिक ने बताया।
अप आ गया। अप मतलब कि तर्क संग्रह ने, न्याय दर्शन ने ये दिया है। ठीक है, ये हो गई ट्रिक। जो संयोग होता है, संयोग में क्या है, कोई चीज जुड़ रही है, संयोग में कोई चीज जुड़ती है, तो जो संयोग होता है वो पतन को रोकने वाला है, ये पतन को रोकता है, ये विनाश को रोकता है। संयोग में कोई चीज बनती है, जुड़ती है, एकाग्रता होती है, एकीकरण होता है, जुड़ना किसी चीज का, तो संयोग जो है पतन को रोकने वाला है। और जो विभाग होता है, विभाग में किसी भी वस्तु का जो है नाश होता है, किसी भी वस्तु से कोई चीज घटती है। नाश का मतलब ये नहीं कि खत्म ही हो गई, मतलब किसी चीज में से कोई चीज घटती है, विभाग होता है। ठीक है, अब आगे बात को लेके चले। जो वस्तु होती है, वस्तुओं का जो अपक्षेपण है, अपक्षेपण मतलब अधो से संयोग, वो मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक है, वह कुछ प्रयत्न की वजह से होता है। मान लो तुम ऊपर से पत्थर फेंक रहे हो, तो तुम्हारा प्रयत्न भी है और तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण भी है। कोई चीज तुम ऊपर से फेंक रहे हो तो तुमने प्रयत्न भी किया है, गुरुत्वाकर्षण भी किया है। तो जो अपक्षेपण है, जो वस्तु की अधोगति है, वो जो है गुरुत्वाकर्षण और प्रयत्न के कारण होती है। अब आयुर्वेद के अनुसार यदि मैं भेद की बात करूं, तो आयुर्वेद ने जो है बहुत सारे भेद बताए भाई। अब सुनो, सबसे पहले आते हैं द्विकर्म। द्विकर्म क्या है? पहला है लौकिक, दूसरा है आध्यात्मिक। लौकिक, आध्यात्मिक। लौकिक कर्म क्या है? लौकिक है शरीर के पांचों प्रकार की चेष्टाएं, शरीर की पांचों प्रकार की चेष्टाएं, पांचों प्रकार की चेष्टा वही जो ऊपर बता दी। ठीक है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब कि ऐसी चेष्टा जिससे हम परमात्मा का बोध करें, ऐसी चेष्टाएं जिनसे परमात्मा का बोध हो, जीवात्मा का परमात्मा से संयोग, ये आध्यात्मिक कर्म है। आध्यात्मिक मतलब कि हम भगवान से जुड़ने के लिए कर्म कर रहे हैं। आध्यात्मिक कर्म मतलब कि हमारा जो कर्म है वो भगवान से, इस जीवात्मा का उस परमात्मा से संयोग होने के लिए कर्म किया जा रहा है। ठीक है। अब द्विविध उपकर्म की मैं बात करूं तो द्विविध उपकर्म क्या है? पहला है संतर्पण, दूसरा है अपतर्पण। संतर्पण, अपतर्पण। संतर्पण क्या होता है? संतर्पण और अपतर्पण जो है बेसिकली क्रिया शरीर की टर्म है। संतर्पण में क्या होता है? ब्रह्मण होता है। ब्रह्मण मतलब कि ब्रह्मण होता है भाई धातुओं की पुष्टि होना, धातुओं की पुष्टि होना, धातुओं की पुष्टि होना। ठीक है, धातुओं की पुष्टि होती है तो उसे संतर्पण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि धातुएं इसमें वृद्धि को प्राप्त होती हैं, बढ़ती हैं। धातुओं का बढ़ना, धातुओं की पुष्टि होना जो है संतर्पण है। वहीं मैं अपतर्पण की बात करूं तो अपतर्पण जो है लंघन को कहा जाता है। लंघन को कहा जाता है। लंघन मतलब कि जिसमें धातुएं जो हैं वो घटती हैं, वो कम होती हैं। ठीक है, लंघन जिसमें धातुओं का क्षय होता है, धातुएं कम होती हैं। ठीक है, लंघन। और इसमें क्या है? अपतर्पण में लंघन होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद यदि मैं द्विविध कर्म की बात करूं, पहला है दैव कर्म, दूसरा है पुरुषकर कर्म। दैव कर्म, पुरुषकर कर्म। दैव कर्म क्या है? दैव कर्म है भाई जो कर्म आपने अपने पुराने जन्म में कर लिए, जो कर्म आपने अपने पहले जन्म में कर लिए, वे सब दैव कर्म है। और दूसरा है आपका पुरुषकर कर्म, जो कर्म आप इस जन्म में कर रहे हो, जो कर्म आपकी आत्मा इस जन्म में कर रही है, जो कर्म आपका ये शरीर इस जन्म में कर रहा है, वो पुरुषकर है। देव क्या है? जो तुम करके आ चुके पिछले जन्म में। ठीक है, इसके बाद आ गए त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म क्या है? पहला है वाचिक, यानी कि बोलने का, जो मैं इस समय कर रहा हूं ये वाचिक कर्म है, बोलने का कर्म। ठीक है, दूसरा है मानसिक। ठीक है, सोचने का। सोचने का कर्म मतलब कि भाई 23 बैच है, उसके पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं, मुझे जल्द से जल्द जो है पदार्थ विज्ञान कम से कम कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, ये जो कर्म है, जो मानसिक, जो सोचने का कर्म है, ये आ गया मानसिक कर्म में। और शारीरिक कर्म। शारीरिक कर्म मतलब भी भाई ये सेटअप लगा रखा है, बोल रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये शारीरिक कर्म है भाई, कर रहा हूं ना, कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तीन त्रिविध कर्म कौन से हो गए? वाचिक, मानसिक, शारीरिक। ठीक है, इसके बाद आगे बात को लेके चले। यदि संयोग आधार पे मैं कर्मों की बात करूं, यदि मैं संयोग आधार पे कर्मों की बात करूं तो संयोग आधार पर कर्म जो है 3 प्रकार के हैं। पहला है एकर्मज, एकर्मज, दूसरा है द्विकर्मज और तीसरा है सर्वकर्मज। एकर्मज, द्विकर्मज, सर्वकर्मज। एकर्मज क्या है? एकर्मज है व्यक्तिगत कर्म। एकर्मज क्या है?
व्यक्तिगत कर्म जो एक अकेले तौर पर किया जाए, जो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से पर्सनली कर रहा हूं, वो एक कर्मज है। द्विकर्मज मतलब कि किन्हीं दो लोगों द्वारा जो कर्म किया जाए। शादी जो है दो लोगों द्वारा की जाती है, एक स्त्री एक पुरुष। तो ये जो दो लोगों के द्वारा कर्म हुआ है, ये द्विकर्मज है। और तीसरा है सर्वकर्मज। सर्वकर्मज मतलब कि भैया शादी में जो है अपनी प्रेजेंस, तुम शादी को अटेंड कर किया जा रहा है, जो वो सबके द्वारा किया जाता है, जिन पे कार्ड जाता है वे सब जो है अटेंड करते हैं। तो वो जो कर्म है अटेंड करने वाला, वो सर्वकर्मज है। ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं द्रव्य के त्रिविध भेद। द्रव्य जो है तीन प्रकार के होते हैं, तो द्रव्य के त्रिविध भेद क्या है? पहले हैं दोष प्रशमनम, दूसरे हैं धातु प्रदूषणम, और तीसरे हैं स्वस्थहितम। ठीक है। तो पहले जो दोष प्रशमनम है, इसमें क्या है? दोष शमन होते हैं, शांत होते हैं, प्रशमनम होते हैं, घटते हैं, ठीक होते हैं। प्रशमनम मतलब कि दोष का प्रशमनम, शांत होना, कम होना। ठीक है, ये क्या होता है? दोष प्रशमनम। इसके बाद आ गया धातु प्रदूषणम। धातुओं की जो है किसी द्रव्य के द्वारा जब वृद्धि होती है, धातु की किसी द्रव्य से वृद्धि होती है, धातु जब किसी द्रव्य से प्रदूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, विकृत हो जाती है, अपनी सम अवस्था को त्याग देती है, वो है धातु प्रदूषणम, जो धातु को प्रदूषित कर दे, ऐसे द्रव्य। उसके बाद आता है आपका स्वस्थहितम, ऐसे द्रव्य जो धातुओं को सम रखें। दोष प्रशमनम, ऐसे द्रव्य जो दोष का प्रशमनम करें, घटाएं, शांत करें। धातु प्रदूषणम, जो धातु को प्रदूषित करें, सम अवस्था को त्यगवा दें, मतलब कि या तो वृद्धि हो गई या क्षय हो गया, पर सम अवस्था चली गई। ठीक है। उसके बाद आ गया स्वस्थहितम, मतलब कि दोष धातु इनको सम रखने वाले द्रव्यों को स्वस्थहितम कहते हैं, जो स्वास्थ्य को बरकरार रखें, जो स्वास्थ्य को मेंटेन रखें, जो स्वास्थ्य को जारी रखें, उन्हें जो है स्वस्थ हितम के अंतर्गत रखा जाएगा। अब त्रिविध कर्म की यदि मैं बात करूं, त्रिविध कर्म की मैं बात करूं, तो पहला है पूर्व कर्म। पहला है पूर्व कर्म। किसी भी मरीज का इलाज जब होता है, किसी भी मरीज का जब हम एडमिट करते हैं अस्पताल में, तो जो पहले कर्म किए जाते हैं एडमिट करने से, जैसे कि उसका बेड तैयार किया जाता है, चादर बिछाई जाती है, चादर चेंज की जाती है, तकिए, पानी और जितने भी दवाई ववाई पास ला के रखी जाती है, ये पूर्व कर्म है, पूर्व कर्म। उसके बाद आ गया प्रधान कर्म, जो मौके पर उसका इलाज हो रहा है, जो मौके पर उसकी सर्जरी हो रही है, जो मौके पर उसके साथ हो रहा है, वो कर्म प्रधान कर्म है। उसके बाद आ गया आपका पश्चात कर्म। पश्चात कर्म मतलब कि अब इसकी सर्जरी हो चुकी है, इसके बाद क्या क्या करना है भाई? एक काम करो, ये सारा गंदा कूड़ा है, ये सारा खून से सन गया है, इसको फेंक दो, इसको वहां करो, ये जो है रैपर हैं इनको उधर फेंको, ये जितनी भी खाली शीशी हैं इनको उस डस्टबिन में फेंको, ये करो, वो करो, ये साफ करो, वो साफ करो। ये सब हो गए पश्चात कर्म। ठीक है यार, उम्मीद कर रहा हूं समझा पा रहा हूँ। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं शस्त्र कर्म की, शस्त्र कर्म मतलब कि जितने भी तुम्हारे औजार होते हैं सर्जरी के, उनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, यदि मैं उनकी बात करूं तो पहला है छेदन। ठीक है, पहला है छेदन मतलब कि किसी चीज को काट के निकालना। दूसरा है भेदन। भेदन मतलब कि काटना, सिर्फ किसी चीज को काट देना। अब भेदन में क्या आ जाएगा भाई? कोई मान लो दाना हो रहा है, कोई फोड़ा हो रहा है, ब्लेड लिया, पट्ट देसी काट दिया, ये हो गया भेदन। छेदन किसी चीज को काट के तुम निकाल रहे हो, भेदन किसी चीज को काट दिया। ठीक है। उसके बाद आ गया लेखन। लेखन मतलब कि क्या होता है? खुरचना, किसी चीज को तुम खुरच रहे हो। ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा वेदन। वेदन मतलब कि इंजेक्शन लगाना, किसी चीज को इंजेक्ट करना, वेदन, वेदन। ठीक है। उसके बाद आ गया एषण। एषण मतलब होता है एंडोस्कोपी, मुंह के अंदर डाल देते हैं ना, एक मुंह के अंदर कुछ डाला बहुत लंबा सा, ठीक है, वो जो कैमरा जुड़ रहा है जिसमें, एंडोस्कोपी। ठीक है। उसके बाद क्या है? आहरण। आहरण मतलब कि जो पस फिल्ड कैविटी है, जो पस फिल्ड कैविटी है उसको कट कर देना, आहरण। उसके बाद आ गया विस्त्रावण। विस्त्रावण क्या होता है कि वो जो पस फील्ड कैविटी थी उसका आहरण कर दिया, अब विस्त्रावण कर रहे हो, मतलब कि उसको जो है दबा के उसमें से सारा पस निकाल रहे हो बाहर। ठीक है। उसके बाद आ गया सीवन। सीवन मतलब कि अब भैया जो तुमने फाड़ फूड़ करा था उसकी तुम सूचरिंग कर रहे हो, सिल रहे हो। ये आ गए शस्त्र कर्म। कितने थे? 8 थे। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे।
यदि मैं इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा की बात करूं, आयुर्वेद में कर्म का क्या महत्व है, तो भाई जितनी भी औषधि होती हैं, जितनी भी दवाई होती हैं, वे कर्मों के आधार पर ही दी जाती हैं कि हाँ भाई ये दवा यदि मैं दूंगा तो ये जो है खांसी को शांत करेगी, ये बुखार को इसको शांत करेगी। उन द्रव्यों के कर्मों के आधार पर ही औषध का चयन होता है। ठीक है, कर्म के कारण ही जो पदार्थ है वो अपने क्रिया को संपादित करते हैं, अपनी क्रिया को करते हैं। ठीक है, आतुर जो होते हैं, जितने भी आतुर होते हैं, इनको भी जो है स्वस्थ रहने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। स्वस्थ व्रत, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन कर्मों का पालन करना पड़ता है स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए आतुरों द्वारा। तीसरा आएगा कि जो विभिन्न प्रज्ञापराध हमारे द्वारा किए जाते हैं उनके कारण विभिन्न रोग होते हैं। प्रज्ञापराध भी तो हम करते हैं, हीन मिथ्याति योग हम करते हैं, खुद करते हैं। ठीक है, तो प्रज्ञापराध जो है, ज्ञान का अनादर जो है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, अपराध मतलब कि अनादर, ज्ञान का अनादर, पता होते हुए ये चीज नुकसान करेगी हम करते हैं, कर्म ही तो है, उससे रोग उत्पन्न होते हैं। उसके बाद क्या आ गया, जितने भी द्रव्य हैं इनको भी जो उनके कर्म हैं उनके आधार पर बांटा गया है, जैसे कि वमनकारी, ब्रहणकारी, ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारा पाचक, ठीक है, द्रव्य हो गए, या ज्वरहर द्रव्य हो गए, ये सब जो है बटे हुए हैं अपने कर्मों के आधार पर। उसके बाद आ गया जो चिकित्सा है, चिकित्सा में भी विभिन्न कर्मों को किया जाता है, जैसे कि भाई जब पंचकर्म किया जाता है किसी का तो उसमें जो है पूर्व कर्म किया जाता है, प्रधान कर्म किया जाता है, पश्चात कर्म किया जाता है, ये सब होता है। पूर्व कर्म में तुम्हारा स्वेदन, स्नेहन, ये सब, हाँ, प्रधान कर्म में तुम्हारा पंचकर्म कर दिया, ठीक है, पश्चात कर्म में उसका जो है अपना आराम से जो आहार विहार दे रहे हो हल्का, ठीक है, उसको जो वातावरण दे रहे हो, ठीक है, वो सारा हो गया। तो ये जो है ये यानी बेसिकली चिकित्सा में भी जो है कर्मों को किया जाता है, कर्म, विभिन्न कर्मों का संपादन किया जाता है। ठीक है, शस्त्र कर्म में जो शस्त्र कर्म जो होते हैं उसमें थोड़े अलग कर्म किए जाते हैं कि भाई ये सब करो, पहले ये सब मेंटेन करो, ठीक है, उसके बाद मौके पे सर्जरी हो जाती है, फिर बाद के कर्म होते हैं, अभी मैंने समझाया। ठीक है, उसके अलावा जितने भी तुम्हारे और अलग चिकित्सा करने के तरीके हैं, चाहे अग्नि कर्म हो गया, चाहे कोई सा भी कर्म हो गया, जितनी भी चिकित्सा करने के तरीके, उसमें भी विभिन्न कर्मों का संपादन होता है, संपादित किया जाता है। ठीक है, अब जो हो गया गुण और कर्म के अंदर यदि मैं सिमिलरिटीज की बात करूं, गुण और कर्म में यदि मैं सिमिलरिटीज की बात करूं तो भाई दोनों पदार्थ हैं। पहली बात, पदस्य अर्थ है पदार्थ, ठीक है, मतलब कि भैया जिस भी पद से तुम्हें उसका अर्थ पता चलता हो उसे पदार्थ कहते हैं। तो मतलब कि गुण और कर्म दोनों पदार्थ हैं, दोनों ही द्रव्य के अंदर रहते हैं, दोनों ही गुण रहित हैं। ठीक है, ना तो गुण के अंदर गुण होता है क्योंकि वो खुद द्रव्य के अंदर है, और ना ही कर्म के अंदर गुण होता है। ठीक है, दोनों ही गुण रहित हैं और दोनों ही जो है द्रव्य के अधीन है, द्रव्य के अधीन है। कोई भी काम करेंगे द्रव्य के आधार पे करेंगे, द्रव्य के बेसिस पे होगा। यदि मैं द्रव्य जो है, द्रव्य के अंदर जो गुण कर्म है, इनके असमानता की बात करूं तो सबसे पहला आता है जो गुण है वो चेष्टा रहित है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं होती। वहीं पे जो कर्म है वो चेष्टा युक्त है, इसके अंदर संयोग और विभाग होता है। ठीक है, दूसरा जो है, जो गुण है वो स्वतंत्र रूप से संयोग विभाग नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं होता। और वहीं पे जो कर्म है वो स्वतंत्र संयोग विभाग का कारण है, कर्म जो है संयोग विभाग का कारण है, स्वतंत्र रूप से है। ठीक है भाई, द्रव्य है, द्रव्य का संयोग और विभाग जो है कर्म के आधार पे ही तो हो रहा है। ठीक है, पर गुण जो है, गुण का संयोग विभाग जो है द्रव्य के आधार पे होगा। ठीक है, जो गुण है, गुण जो है नित्य द्रव्यों में पाया जाता है, सर्वव्यापी द्रव्यों में पाया जाता है। 9 द्रव्य है ना, पंच महाभूत, मन, दिशा, काल, आत्मा, इनमें पाया जाता है, कर्म नहीं पाया जाता, कर्म नहीं पाया जाता। उसके बाद जो है गुण जो है वो मूर्त और अमूर्त, मूर्त और अमूर्त दोनों में होता है भाई। मन, दिशा, काल, आत्मा, ये कोई फिजिकल आइडेंटिटी थोड़ी है। पंच महाभूत ये कोई फिजिकली आइडेंटिटी थोड़ी है। जब उनका संयोग हो गया उसके बाद बेशक मैं बन गया, पर यदि तुम अलग अलग बात करो तो नहीं है ना फिजिकल, मतलब कि मूर्त में भी है गुण। अब कोई सितोवलादी चूर्ण है, उसके कुछ गुण है ना, जो प्रोटीन है उसमें कुछ गुण होते हैं ना। तो जो तुम्हारे गुण हैं वो मूर्त और अमूर्त दोनों में पाए जाते हैं, और जो आपका कर्म है वो सिर्फ मूर्त द्रव्य में पाया जाएगा, जो अमूर्त है उसमें कहां से पाया जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कर्म चैप्टर फिनिश। इसके बाद जो है अगले चैप्टर लाता हूँ, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो
शेर। ठीक है, और मिलते हैं। जय हिंद, जय भगवान परशुराम, जय भारत।